बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन हमें याद करने वाले और हमारा बेहतर चाहने वाले लोग सौभाग्य से मिलते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा रहेगी जारी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वर्ष 2024-25 के बजट पर भी हो रही है चर्चा। बहस के बाद दोनों सदनों में वित्त मंत्री देंगे अपना जवाब। राज्यसभा में नियम 267 पर सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी। कहा, संसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का गढ़। सांसदों और सदन के फ्लोर नेताओं से किया आग्रह। नियम 267 के तहत दैनिक आधार पर पेश किए जाने वाले नोटिसों का करें आत्मनिरीक्षण। केंद्रीय बजट में राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा, बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम लेना संभव नहीं। हर राज्य के लिए आवश्यक और नियमित प्रावधान। ब्रिटेन के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री ने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सराहना। लेमी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी की द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। आयु सीमा में भी छूट की घोषणा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को अपने अपने संगठन में शामिल करने की तैयारी की पूरी। सुप्रभात में सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज के बारे में और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा के कामकाज पर। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सहमति के प्रस्ताव रखे जाएंगे। परिवहन, पर्यावरण और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में संबंधित मंत्री वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। राजघाट समाधि समिति के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव रखे जाएंगे। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा और मतदान होगा। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। सदस्य रामजी लाल सुमन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में 250वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी राज्यों के लिए प्रावधान नहीं करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा से विपक्ष ने बहिर्गमन किया और इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में सभी राज्यों को नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का साफ तौर पर उल्लेख किया और कहा कि सभी राज्यों के लिए आवश्यक और नियमित प्रावधान किए गए हैं। Leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect,
that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this House yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बजट पर चर्चा सूचीबद्ध थी और उन्होंने विपक्ष के नेता को ये उम्मीद करते हुए मंच दिया था कि नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन इसे एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया। इससे पहले विपक्षी सांसदों के नियम Discussion on the budget was listed today, and I gave floor to the leader of the opposition in expectation that rules will be followed. I find it has been used as a ploy and a strategy. Honorable members, I strongly plead with you, democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. I am aghast, as a matter of fact, when during the day and days following, we'll have ample opportunity to reflect on the budget presented by the Honorable Finance Minister. There was absolutely no occasion, justification, even remotely,
to avail the facility accorded by me for this purpose. I cannot persuade myself but to take serious exception to this unwholesome practice adopted by a senior member, leader of the opposition. इससे पहले विपक्षी सांसदों के नियम 267 के तहत स्थगन नोटिस को खारिज करने की सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सदन की हर बैठक में एक नियमित मामला बनता जा रहा है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। I will call upon leaders of the parties to soul search and my reflections about Rule 267, that in more than 3 decades it has been availed only for half a dozen occasions. And every day of the sitting, I get number of such requests. It is being taken as a routine exercise, as a habit. It has reduced itself to a farcical exercise. In spite of my serious observations yesterday, since no focus has taken place, I have again uploaded the same on your portal. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। बुधवार को भारत के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात के बाद कहा कि ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA करने की उनके देश की इच्छा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मिलकर खुशी हुई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री केयर स्टॉर्मर द्वारा की गई प्राथमिकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल और पारस्परिक रूप से लाभकारी FTA समझौता करने की इच्छा का स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध वहां की अपार संभावनाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमारा संबंध वहां मौजूद अपार संभावनाओं के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि हम उन संभावनाओं को कैसे तलाशते हैं, हम अपनी क्षमता का एहसास कैसे करते हैं, अधिक सार्थक तरीके से ये उन कार्यों में से एक है जिसे मैं आपके साथ करने के लिए उत्सुक हूँ। Foreign Secretary, delighted to welcome you to India on your first official visit in that capacity. I remember your last visit, I think it was in March, and I remember our meeting in London last November. But it's great to see you in this responsibility. Convey my good wishes for your success. Look forward to working with you. I do believe that, our relationship, it is a very important relationship, but there are enormous possibilities there. How we explore those possibilities, how do we realize our potential in a more meaningful way is one of the tasks that I look forward to undertaking with you. We are both countries which have a big global presence in different ways. So I think it's also important that India and the UK work together on global issues and in global platforms. So that too, I hope, would be part of our conversation. Once again, a very, very warm welcome. बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाले 3 बिल पास हो गए हैं। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी।
इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। बिहार में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 और बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 को विधानसभा से पास कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये नया कानून बना दिया गया है। नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ ही दोषी लोगों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर यह कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है। सेना में 4 साल का अनुभव रखने वाले अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को अपने यहाँ समाहित करेंगे। बीएसएफ समेत सीआईएसएफ के अंतर्गत आने वाले अन्य बलों में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत मिलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दी गई। इसके अलावा उन्हें उम्र सीमा में रियायत और शारीरिक परीक्षा में भी छूट मिलेगी। इस भर्ती में उन्हें पहली बार उम्र सीमा में 5 वर्ष और उसके उपरांत 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के साथ साथ सीआईएसएफ को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बल को प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मी मिल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन वाला ये निर्णय सुरक्षा बलों को और मजबूत बनाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला 2 सप्ताह पहले ही ले लिया गया था, जिसकी घोषणा अब हुई है। नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। सेना से एजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सीबी पोनप्पा ने बताया कि सेना में अब तक 1 लाख अग्निवीरों का नामांकन हो चुका है और इनमें से करीब 70,000 को उनके यूनिट्स में तैनाती भी कर दी गई है। वर्ष 2024-25 के लिए करीब 50,000 भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। भारत ने रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने बुधवार को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बुधवार को अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। DRDO ने अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को LC-4 धामरा से शाम 4:15 बजे लॉन्च किया, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल की नकल थी। इसे जमीन और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार द्वारा पता लगाया गया और एंटी इंटरसेप्टर सिस्टम को सक्रिय किया गया। इस दौरान 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली शत्रु मिसाइल से बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। उड़ान परीक्षण के दौरान सभी परीक्षण लक्ष्यों को 100% हासिल किया गया, जिससे संपूर्ण नेटवर्क केंद्रित युद्ध अस्त्र प्रणाली की पुष्टि हो गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित
एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण ने एक बार फिर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशानेबाजी के दिग्गज को इस अवसर पर बधाई दी है। हम आपको बता दें कि 27 जुलाई को भारत ओलंपिक में अपना खाता खोल सकता है। भारत का ओलंपिक सफर 25 जुलाई को व्यक्तिगत तीरंदाजी राउंड से शुरू होगा, जबकि पदक जीतने का भारत का पहला अवसर 27 जुलाई को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में होने वाला है। आइए देखते हैं 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक में स्वतंत्र भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट फ्री स्टाइल रेसलर KD यादव से जुड़े इस यादगार वीडियो को। देश के मशहूर गायक मुकेश की 100वीं जयंती 24 जुलाई को मनाई गई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि किसी फनकार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि उसके जाने के बाद भी उसके प्रशंसकों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ भारत में सामान्यतः कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है तो कहता है अमर हो जाओ। और मैं ये मानता हूँ कि अमरत्व अगर कुछ है तो वो ये है कि आपके जाने के बाद में भी उतनी संख्या में लोग आपके साथ में जुड़े रहे। ऐसे अमर गायक मुकेश जी के आज हम सब लोगों के बीच में अमूर्त रूप से शतायु होने के उस दिन पर जब मैं ये कहूँगा कि हम कृतज्ञ मन से आज उस महान कलाकार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसकी स्मृति और अधिक स्थायी रहे, इस विचार को लेकर मेरे मंत्रालय के माध्यम से आज ये जो हम कमेमोरेटिव स्टैंप जो जारी कर रहे हैं उसके सौभाग्यपूर्ण अवसर पर आदरणीय नितिन जी इस अवसर पर उपस्थित हैं, आदरणीय नम्रता जी उपस्थित हैं, दोनों छोटे भाई नील और नमन भी यहाँ उपस्थित हैं और मुकेश जी का परिवार भी सारा उपस्थित है। मुकेश जी का वो गाना सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के द्वार जाना है, ये भारत के ये केवल गाना नहीं था, ये भारत का जो दर्शन है उस दर्शन का प्रदर्शन था। आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शतायु मुकेश के नाम से एक कंसर्ट का आयोजन भी किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मुकेश के इन खूबसूरत नगमों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रही सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा
तोड़ने लगता है। अनजानी आस के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे तार मिले नदी के जल में। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती, रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा